हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मांग की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में बताऊंगा। मांग के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, शब्द है, वो कौन सी भाषा से आया है, उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइकोनोमस शब्द से हुई थी, उसी तरह मैं आपको डिमांड शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है इसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा अभी आपको बताऊंगा कि जो डिमांड है इसको हम अंग्रेजी में डिमांड शब्द कहते हैं, लेकिन ये जो डिमांड है ये कहाँ से आया? तो जो डिमांड वर्ड ओरिजिनेट या उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? डिमेंडियर। कौन सा शब्द है? डिमेंडियर। डिमेंडियर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है डी और दूसरा है मेंडियर। अब डी का अर्थ क्या होता है? डी का अर्थ होता है कंप्लीटली। हिंदी में हम उसको कहेंगे पूरी तरह से। और मेंडियर का अर्थ क्या होता है? टू ऑर्डर, टू इंटरेस्ट। टू ऑर्डर आदेश देना, टू इंटरेस्ट सौंपना। तो इस तरीके से जो डिमांड है, डिमांड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिमेंडियर शब्द से हुई है, और जिसका पूरा जो बेसिक अर्थ है वो होता है पूरी तरह से सौंपना। पूरी तरह से सौंपना, ये इसका मूल अर्थ है जब ये शब्द उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे इसको हम आगे देखते हैं तो 12वीं शताब्दी में यह शब्द फ्रेंच के थ्रू आया है। इंग्लिश में भी फ्रेंच के थ्रू आया है। एकदम से अपन इसको नहीं कह सकते कि लैटिन भाषा से डायरेक्ट ही डिमांड बन गया, डायरेक्ट नहीं बना है। यह ओल्ड जो फ्रेंच थे उसमें इसको डिमांडर कहा जाने लगा। ये हिस्ट्री की बात है। डिमांडर जिसका अर्थ होता है टू आस्क और रिक्वेस्ट और क्लेम। रिक्वेस्ट और क्लेम, तो इसको हम कह सकते हैं पूछना या अनुरोध या दावा करना, इसका अर्थ होता है पूछना या अनुरोध करना या दावा करना। डिमांडर केवल यहां हम देख सकते हैं केवल ई का ही अंतर आया है, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि ये शब्द ग्रीक भाषा के बाद फ्रेंच के थ्रू अंग्रेजी में आया है। जैसे हम 14वीं शताब्दी में आते हैं तो ये इंग्लिश में आके डिमांड बन गया, और जब ये डिमांड बना तो उसका एक अर्थ था एन अर्जेंट और ऑथोरेटिव रिक्वेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक जरूरी या अधिकार पूर्वक की गई मांग। ये इसका बेसिक अर्थ है। तो आप समझ गए होंगे कि जो डिमांड शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन भाषा के। लेकिन लैटिन भाषा के बाद ये फ्रेंच में आया तो डिमांडर बन गया, और बाद में यह डिमांड शब्द बन गया, जिसे हम एक प्रकार से हिंदी में कह सकते हैं कि जरूरी या अधिकार पूर्वक की गई मांग। तो ये आपने समझ लिया। अतः डिमांड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई ये तो आपने समझ लिया। मैं आपको पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं डॉक्टर विजय कुमार माली
12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का कोर्स प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैंने मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पर इसका लिंक दिया है, तो वहां जाकर आप हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपको यहाँ गहराई से और फैक्ट टू फैक्ट अर्थशास्त्र विषय के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और हमने पढ़ाया हुआ है इसलिए हम कह रहे हैं। अतः आपसे पुनः निवेदन रहेगा कि एक बार आप हमसे जुड़िए, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं आपको समय समय पर अर्थशास्त्र व वाणिज्य से संबंधित जानकारी प्रदान करता रहूं। चलिए अब हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। आपने डिमांड का उत्पन्न कहां से हुई, इसका मतलब जो शब्द है उत्पन्न कहां से हुआ है तो जान लिया, लेकिन डिमांड है क्या? तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जैसे आप डिमांड पढ़ने जाते हैं, तो डिमांड पढ़ने से पहले आपको वांट या नीड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मांग के बारे में पढ़ेंगे तो मांग से पहले वो आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसको हम हिंदी में आवश्यकता कहते हैं। तो ये आवश्यकता क्या होती है? ऐसे तो हम सामान्य अर्थ में तो उसको कहते हैं कि जरूरत है, हमें इन चीजों की जरूरत है, विद्यार्थियों को इन चीजों की जरूरत है, सरकार को इन चीजों की जरूरत है। तो यहां जरूरत के रूप में उसका अर्थ हम लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में आवश्यकता के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। पहला इच्छा, डिजायर। दूसरा क्रय शक्ति। परचेजिंग और तीसरा तत्परता। विलिंगनेस। जब तक 3 तत्व नहीं होंगे साथ में, तब तक आवश्यकता नहीं बनती है। मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूंगा कि जब हम कोई वस्तु बाजार में जाते हैं, वस्तु खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, वहां पर हम वस्तु को देखते हैं, तो देखते ही सबसे पहले आपके मन में इच्छा होगी, खरीदने की इच्छा होगी, उस वस्तु को मैं खरीदूं। कौन पड़ गया? उसके बाद आपको उस वस्तु को खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन आपके पास यदि क्रय शक्ति नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, उसको खरीदने के लिए साधन नहीं है, तो आप उस वस्तु को नहीं खरीद सकते। तो दूसरा यहां तत्व आता है परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, उस क्रय को करने की शक्ति। तो क्रय शक्ति का होना जरूरी है, आपके पास बजट होना जरूरी है, उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन होना जरूरी है।
रुपये होने जरूरी है। और तीसरा तत्व आता है तत्परता, विलिंगनेस। आप वस्तु को खरीदने की इच्छा भी रखते हो, आपकी क्रय शक्ति भी है, आपके पास क्रय शक्ति भी है, साधन भी है, लेकिन आप कंजूस व्यक्ति हो, एज ए स्टंगी पर्सन, माइजर हो, कंजूस व्यक्ति हो। आप उस वस्तु को खरीदने की चाहत, तत्परता नहीं रखते हो, तो वो आवश्यकता जन्म नहीं लेगी। अतः आवश्यकता के लिए आपको इन तीनों तत्व का होना जरूरी है। अब जैसे कोई बाजार में गया, उसने हेलीकॉप्टर देखा, अब मुझे भी हेलीकॉप्टर खरीदना इच्छा तो होगी, लेकिन उसके बाद उसके पास क्रय शक्ति का होना जरूरी है। क्रय शक्ति भी है तो उसकी तत्परता होनी कि हाँ मैं इसको खरीदूंगा, मतलब खरीदने की एक विलिंगनेस, एक चाहत। तो इन तीनों तत्वों को मिलाकर बनती है आवश्यकता। क्या बनती है? आवश्यकता, जिसको हम वांट या नीड्स कहते हैं। अब आवश्यकता भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ने जाएंगे तो इसमें भी लगभग कितनी क्लास ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीफ रूप में बताना चाहूंगा कि आवश्यकताएं जैसे उसके अलग अलग प्रकार है, और उन प्रकारों की प्रकृति अलग अलग है। तीव्रता के आधार पर अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासितापूर्ण आवश्यकता। अनिवार्य में भी आप जानते ही है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको इलाज की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, रोटी की, मकान की, ये अनिवार्य आवश्यकता, जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। आरामदायक, उसके बाद जैसे अनिवार्य पूरी होती है तो आरामदायक की तरफ जाता है, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए। और वो भी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो विलासिता की तरह जीवन जीना चाहता है, अतः वह विलासिता पूर्ण आवश्यकता है जन्म लेगी। ये तीव्रता के आधार पर है। फिर प्रकृति के आधार पर हम इसको देखते हैं, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक मैंने बताया हुआ है जो धन से संबंधित होती है, और अनार्थिक जो धन से संबंधित नहीं है। उसके बाद हम और भी उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी आवश्यकता होती है। उपभोक्ता की संख्या के आधार पर तो व्यक्तिगत आवश्यकता और सामूहिक आवश्यकता, एक व्यक्ति की आवश्यकता है तो व्यक्तिगत, और समूह की आवश्यकता है तो सामूहिक। तो इस तरीके से आवश्यकता एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें फिर वापस आप जाओगे तो मास्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर उसकी सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक सम्मान की आवश्यकता, फिर समाज की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, और अंत में आत्म स्वीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता। इस तरीके से ये आवश्यकता भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में ये बताया कि आवश्यकता क्या है। अब मैं आपको मांग की तरफ ले चलता हूं। तो जैसे हमने आवश्यकता पढ़ी, तो आवश्यकता में हमने 3 तत्व पढ़े, इसमें 2 और तत्व यदि जोड़ दे, निश्चित समयावधि, अ सर्टेन पीरियड, और निश्चित कीमत, ए स्पेसिफिक एट ए स्पेसिफिक प्राइस। तो इन 2 तत्वों को हम आवश्यकता में जोड़ ले तो ये आपकी मांग बन जाती है। क्या बन जाती है? मांग बन जाती है, डिमांड। अब आप कह रहे होंगे सर कि ये तो मांग को हम लिखेंगे कैसे, उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मांग को हम
कैसे डिस्क्राइब करेंगे। एक सिंपल वे में मांग निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा कर सकती एवं तत्परता ही उस वस्तु की मांग कहलाती है। तो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने पांचों तत्वों को शामिल कर दिया और एक मांग का अर्थ व्यवस्थित रूप से आपको बताया कि निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रह सकती और तत्परता ही उस वस्तु की मांग कहलाती है। We can say demand the desire purchasing power and willingness to buy a commodity at a specific price within specific period of time is called the demand for that commodity. You understood what is demand? Demand is the desire, purchasing power, and willingness to buy a commodity at a specific price and within a specific period of time is called demand of that commodity. We included in demand five elements. First is desire, second is purchasing power, third is willingness to buy, and fourth is a certain period, and fifth is a certain price, a specific price,
So all five things we include makes demand. तो सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आप अच्छी तरीके से डिमांड के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद हम डिमांड के प्रकार कितने होते हैं, मांग के कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ डिमांड, व्यक्तिगत मांग, एक व्यक्ति के द्वारा, एक उपभोक्ता के द्वारा जो मांग की जाती है उसे व्यक्तिगत मांग कहेंगे, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की जाती है उसे बाजार मांग कहेंगे। केवल आपको यहाँ जो ये अर्थ मैंने बताया गया है इसमें एक उपभोक्ता के द्वारा निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, क्रय शक्ति तथा तत्परता ही उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग कहलाती है, एक उपभोक्ता के द्वारा। और इसमें ही सभी क्रेताओं के द्वारा निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, क्रय शक्ति एवं तत्परता ही बाजार मांग कहलाती है। तो ये मांग के प्रकार हो गए। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे मांग फलन। मांग फलन क्या होता है? तो एक कड़ी है मांग फलन। सबसे पहले फलन का नॉलेज होना जरूरी है। यू मस्ट हैव ए नॉलेज ऑफ फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज दैट we can say there are two factor, a relationship between two variable, that's function. हम फलन का मतलब वहां पर दो चर होते हैं, उन दो चरों के बीच में जो फलनात्मक संबंध होता है, एक चर का जो रिजल्ट है वो दूसरे चर पर प्रभावित करता है, तो वहां एक संबंध बनता है, जो एक कारण स्वरूप एक फलनात्मक संबंध बनता है, उसे फलन कहते हैं। जैसे मांग फलन। तो मांग किन किन तत्वों से मिलकर बनती है, वह मांग फलन है। किसी वस्तु की मांग व उसके निर्धारक तत्वों के बीच जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे मांग फलन कहते हैं। मांग फलन dx is function of px y t e, we can say। इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि मांग फलन क्या है। मांग फलन भी मांग के प्रकार की तरह दो प्रकार से होता है, व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन जिसमें केवल एक उपभोक्ता के मांग फलन का अध्ययन किया जाता है। बाजार मांग फलन जिसमें सभी क्रेताओं, पूरे बाजार के क्रेताओं की मांग, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वहां पर दो और तत्व जुड़ जाते हैं। मार्केट डिमांड इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई एंड एन पी एंड वाई डी। सिंपल रूप में मैं यहां कहना चाहूंगा कि पी एक्स प्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। सबसे पहले डी एक्स डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। किसी वस्तु की मांग के बारे में पढ़ रहे हो तो डी एक्स डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ पी एक्स प्राइस ऑफ, जिस वस्तु की मांग आप पढ़ रहे हैं एक्स वस्तु की, तो एक्स वस्तु की प्राइस। पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं में भी दो प्रकार की वस्तु होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में लाई जा सकती है, चाय और कॉफी। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना काम में, एक दूसरे, एक वस्तु नहीं है तो दूसरी वस्तु काम में नहीं है, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। ये संबंधित वस्तुएं, उनकी कीमतें पी एक्स, पी आर, वाई उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस रुचि और प्राथमिकता, ई अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की संभावना। ये तो है व्यक्तिगत मांग फलन में। बाजार मांग फलन में दो और जोड़ दो, वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
आय का वितरण, और एनपी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार। इस तरीके से बाजार मांग फलन बनता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसके बाद मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, और वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। ये मांग का नियम है। लेकिन यहां एक शब्द है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान क्या है? वही अन्य तत्व, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, आय का वितरण, जनसंख्या का आकार। इस तरीके से ये अन्य बातें, यदि अन्य बातें समान रहती है तो मांग का नियम इस तरीके से एक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद मांग के नियम के अपवाद। तो इसमें इस तरीके से एक पूरी कड़ी है जिसको हम पढ़ेंगे। आज मैंने आपको मांग, डिमांड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, डिमांड से पहले आवश्यकता, फिर डिमांड के बारे में बताया, और इस तरीके से मैंने मांग के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं इकोनॉमिक्स व कॉमर्स से संबंधित जो भी जानकारी है अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाता रहूँगा। और जो भी इच्छुक विद्यार्थी या मित्र मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो YouTube में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप उसको बाय कर सकते हैं। और हर कोई इसमें ज्वाइन हो सकता है क्योंकि ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स है। अतः आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ में, और हम गहराई से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। थैंक यू।